हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। एनसीईआरटी की एक्टिविटी सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। एनसीईआरटी की एक्टिविटी सीरीज के बारे में जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस कलर से रिलेटेड और एनसीईआरटी की एक्टिविटी पर बेस्ड डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शंस भी हमारे सिलेबस में है जो डायरेक्ट एक्टिविटी पर बेस्ड आते हैं। इसलिए आपको ये जो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड आपका चैप्टर 4 है, इसको पढ़ना बेहद जरूरी है क्योंकि इस चैप्टर के अंतर्गत लगभग 10 एक्टिविटी हैं। वो जो 10 एक्टिविटी हैं उनमें से 2-3 एक्टिविटी ऐसी हैं जिससे हर साल क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसलिए देर किस बात की, आइए स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी एक्टिविटी सीरीज का ये 4th चैप्टर क्लास 10th का, जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। जैसा कि आप जानते हैं इसके पहले 1st, 2nd और 3rd चैप्टर की वीडियोज अपलोड की जा चुकी हैं और आज की इस क्लास में हम एनसीईआरटी एक्टिविटी सीरीज का 4th लेक्चर द सीक्रेट ऑफ केमिस्ट्री के माध्यम से पढ़ेंगे। तो 4th लेक्चर यानी कि 4th चैप्टर यानी कि जहां पर हम बात करेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड की। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड बेहद अच्छा, इंपॉर्टेंट और जानदार चैप्टर है। तो इस चैप्टर के अंतर्गत हम आपको एनसीईआरटी एक्टिविटी सीरीज की 4.1 यानी कि फर्स्ट एक्टिविटी पर ले चलते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी एक्टिविटी सीरीज की 4.1। तो 4.1 यानी कि पहली आपको टॉपिक यहां पर हम डिस्कस करने चल रहे हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये स्क्रीन बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रही होगी। अगर किसी के साथ प्रॉब्लम है तो आप ब्राइटनेस बढ़ा लीजिए मोबाइल की, या फिर आप एक काम कर सकते हैं कि आप अपने पास स्वयं एनसीईआरटी बुक ओपन कर लीजिए। वैसे उम्मीद है कि आपको बोर्ड बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा होगा। चलिए, एक्टिविटी 4.1, बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज हैं जिसका कोई लॉजिक ही नहीं है। देखिए, मेक अ लिस्ट ऑफ 10 थिंग्स यू हैव यूज्ड और कंज्यूम्ड सिंस द मॉर्निंग। कहा गया कि आपने आज सुबह से जितनी भी चीजें उपयोग में लाई हैं उनमें से किन्हीं 10 चीजों का एक लिस्ट बनाइए। कंप्लीट दिस लिस्ट, कंपाइल दिस लिस्ट विद द लिस्ट मेड बाय योर क्लासमेट्स एंड देन सॉर्ट द आइटम्स इनटू द एडजेसेंट टेबल। ये टेबल आपको दी गई, यानी कि आपको उस लिस्ट को अपने क्लास के दोस्तों से क्या करना है, कंपाइल करना है और एक टेबल दिया गया, उस टेबल के बेसिस पर आपको सेपरेशन दिखाना है। देखिए, बहुत सिंपल सी चीज है। कहा गया थिंग्स मेड ऑफ मेटल, यानी कि आपको आज दिन भर के अंदर जितना भी आपने काम किया सुबह से, उसमें आपको कौन कौन सी ऐसी चीज मिली, कौन कौन सी ऐसी चीजों का उपयोग आपने किया जो मेटल से बनी है, कौन कौन सी ऐसी चीजों का उपयोग आपने किया जो ग्लास या क्ले से बना हुआ है। अगर कोई चीज ग्लास या क्ले से बनी हुई है तो वो कैसी थी, अगर कोई चीज मेटल से बनी हुई है तो वो कैसी थी, या फिर जो कुछ आपने कोई ऐसी चीज उपयोग की हो जो हमारे यहां इन सब चीजों से नहीं बनी। जरा सुनिएगा, मेटल से बनी हुई तमाम चीजें हम सुबह से उपयोग कर रहे हैं, ग्लास से भी बनी हम तमाम चीजें, कांच की तमाम चीजें, क्ले की तमाम चीजें हम दिन में उपयोग करते हैं। तो वही हमें लिस्ट करना है, यानी कि यहां पर एनसीईआरटी का सिर्फ यह मानना है कि क्या आप मेटल को बाकी चीजों से सेपरेट कर पाते हैं या नहीं, क्या आपका आइडेंटिफिकेशन पार्ट अच्छा है या नहीं। एक्टिविटी 4.1 समाप्त होती है। एक्टिविटी 4.1 के बाद हम एक्टिविटी 4.2 की तरफ मूव करेंगे और आपने बोर्ड पर देख ही रहे होंगे कि बहुत सारी ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपके यहाँ डेली टू डेली लाइफ में उपयोग होते हैं और उस बेसिस पर एक्टिविटी 4.1 को आप कंप्लीट कर ले जाएंगे, मुझे ये पूरा भरोसा है और इस भरोसे को आप पूरा भी करेंगे। इसी भरोसे के साथ हम एक्टिविटी 4.2 की तरफ मूव करते हुए आइए, हम लोग पहुंच चुके हैं एक्टिविटी 4.2 में। हमारे यहाँ जो इस चैप्टर में एक्टिविटीज हैं बहुत बेसिक से एक्टिविटीज हैं, 2-3 एक्टिविटी ही ऐसी हैं जो थोड़ा सा हाई ग्रेड की है। एक्टिविटी 4.2 क्या कहती है, कैलकुलेट द डिफरेंस इन द फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर मास फॉर CH3OH and C2H5OH, C2H5 and C3H7OH, C3H7 and OH and C4H9OH। आपको कह रहा है कि फॉर्मूला में क्या डिफरेंस है और मॉलिक्यूलर मास में क्या डिफरेंस है। जैसा कि आप जानते हैं यहां पर जो डिफरेंस है CH2 का डिफरेंस सभी फॉर्मूले में, यानी कि जो ABC तीनों क्वेश्चन दिए गए हैं तीनों में डिफरेंस किस चीज का है, CH2 का। CH2 ग्रुप का डिफरेंस का मतलब 14 यूनिट का डिफरेंस है। और आपको बता दें, अगर यह डिफरेंस सेम टाइप के ग्रुप में है, एल्कोहल में अगर ये डिफरेंस आया तो ये होमोलॉगस सीरीज कहलाया। यानी होमोलॉगस सीरीज ऐसी होती है कंपाउंड्स ऑफ सेम ग्रुप हैविंग डिफरेंस ऑफ CH2 ग्रुप और 14 यूनिट, यानी कि जिसके अंदर CH2 ग्रुप या 14 यूनिट का डिफरेंस होता है उसी को हम होमोलॉगस सीरीज के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो कहा यह गया कि ये होमोलॉगस सीरीज के 3 एग्जांपल आपके सामने रेडी है। इज देयर एनी सिमिलरिटी इन दीज थ्री,
क्या इन तीनों में कोई सिमिलरिटी है? हाँ, वो तीनों में सिमिलरिटी ये है कि ये अल्कोहल फैमिली के हैं, और दूसरा ये आपस में जो एक जो CH3OH C2H5, मतलब पहला वाला क्वेश्चन के दोनों कंपाउंड आपस में क्या है? आपस में होमोलॉगस सीरीज में है, दूसरे के भी दोनों होमोलॉगस में है, तीसरे के भी होमोलॉगस में, यानी वो आपस में होमोलॉगस में भी है। अरेंज दीज अल्कोहल्स इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग कार्बन एटम्स टू गेट अ फैमिली। कहा गया कि आप इंक्रीजिंग कार्बन एटम में इसे अरेंज करिए। आप देखिए C2H5 पहले हो जाएगा, फिर C2H5OH से पहले CH3OH, फिर C2H5OH, फिर C3H7OH, फिर C4H9OH। ये हमारा अरेंजमेंट हो जाएगा। कैन वी कॉल दिस फैमिली ए होमोलॉगस सीरीज? यस, हम क्या इसे एक होमोलॉगस सीरीज की फैमिली कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि यहां पर CH2 का डिफरेंस आता जा रहा है। जनरेट द होमोलॉगस सीरीज फॉर कंपाउंड्स कंटेनिंग अप टू 4 कार्बन्स फॉर द अदर फंक्शनल ग्रुप्स गिवन इन टेबल 4.3। यानी कि 4.3 टेबल में आपको और भी दिए गए हैं, उनके लिए भी आप ये जनरेट कर दीजिए। तो बिल्कुल कर सकते हैं, कोई इसमें बहुत ज्यादा सोचने विचार करने का विषय नहीं है। 4.3 टेबल अगर हमें मिलती है तो उसकी एक्टिविटी में ये देखिए एक्टिविटी इसके लिए, जैसे हेलोजन के लिए, अल्कोहल के लिए बताया, तो बाकी फंक्शनल ग्रुप्स के लिए भी ये कह रहे हैं कि आप होमोलॉगस सीरीज बना दीजिए। एक एक कार्बन बढ़ाते जाएंगे, होमोलॉगस सीरीज बनाते जाएंगे, CH2 का डिफरेंस और 14 यूनिट का डिफरेंस बताते जाएंगे। आइए एक्टिविटी 4.3 की तरफ मूव करते हैं। मुझे उम्मीद है 4.3 पर भी आप भी पहुंच चुके होंगे। एक्टिविटी 4.3 क्या कहती है? कहा गया कि इसमें एक टीचर की आपको रिक्वायरमेंट होगी, बिना टीचर की प्रेजेंस में आप इसे ना करें। देखिए, टेक सम कार्बन कंपाउंड्स नैप्थलीन, कैम्फर, एल्कोहल 1 by 1 ऑन अ स्पैचुला एंड बर्न। कहा गया कि आप एक चम्मच लीजिए, उस पर नैप्थलीन रखिए, फिर उसको हटा दीजिए, फिर आप उसी चम्मच पर कपूर रखिए, कैम्फर, फिर उसको बर्न करिए, फिर हटा दीजिए, फिर एल्कोहल रखकर बर्न करिए, फिर हटा दीजिए। कहा गया कि जब आप एक चम्मच पर नैप्थलीन बॉल्स को रखकर हीट करते हैं तो थोड़ा सा ही हीट करने पर आपको पता चलता है कि आपके चम्मच पर कुछ नहीं है। तो नैप्थलीन बॉल्स गई कहां? नैप्थलीन बॉल्स वोलेटाइल नेचर की होती हैं और हीट एनर्जी को गेन करते ही वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, इसलिए वो नैप्थलीन बॉल चम्मच से गायब हो जाती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वोलेटाइल सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो लेस टेम्परेचर पर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिनकी बॉइलिंग पॉइंट कम पाई जाती है। ऑब्जर्व द नेचर ऑफ फ्लेम एंड नोट वेदर स्मोक इज प्रोड्यूस्ड। कहा गया कि क्या बर्न करते समय, जैसे कपूर आपने कैम्फर रखकर बर्न किया, तो आप फ्लेम बताइए, उसका फ्लेम कैसा होगा। अगर येलो फ्लेम होता है तो इसका मतलब बर्निंग या कंबसन कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट है। और अगर ब्लू फ्लेम बनता है तो यानी कि बर्निंग क्या हो गई, यानी कि कंबसन जो है वो कंप्लीट कंबसन का है। प्लेस अ मेटल प्लेट अबव द फ्लेम, इज देयर अ डिपोजिशन ऑन द प्लेट इन केस ऑफ एनी ऑफ द कंपाउंड। यानी ये चम्मच है स्पैचुला, इस पर आपने सब्सटेंस को रखा, नीचे से आपने हीट किया, एक ऊपर से ऐसे प्लेट लगा लीजिए। जब ये गर्म होकर के ऊपर में उड़ रहा है, वेपर्स में जा रहा है, तो ये जो प्लेट है, क्या इस प्लेट पर कुछ डिपॉजिट हो रहा है? डिपॉजिट होने का मतलब क्या कोई ऐसी चीज है जो यहां पर इकट्ठा हो रही है, डिपोजिशन हो रहा है? अगर ऐसा है कि इस प्लेट के ऊपर किसी चीज का डिपोजिशन हो रहा है, तो डिपोजिशन होने का मतलब, इसका मतलब कि कोई ऐसा सब्सटेंस है जो हीट करने के बाद वेपर्स में कन्वर्ट हुआ और वो वेपर्स उसकी पहली सरफेस पर, अपर सरफेस पर जाकर इकट्ठा हो रही हैं। तो ये एक केस हो गई। मुझे उम्मीद है कि आप इसे समझ पा रहे होंगे। इसका मतलब जो वोलेटाइल सब्सटेंस होगा, जो बर्न करके ऑक्साइड नहीं बनाएगा, वो डायरेक्ट कन्वर्ट होगा, अपनी फेज को बदलेगा, जिसमें फेज ट्रांसफॉर्मेशन होगा, वो उस प्लेट पर इकट्ठा हो जाएगी। और अगर बर्निंग के दौरान स्मोक ज्यादा होगा तो भी वह प्लेट पर इकट्ठा हो जाएगा ऊपर वाली। ठीक है, तो ऐसे हम चेक कर सकते हैं किसके अंदर स्मोक है या नहीं है। लाइट बंसन बर्नर एक्टिविटी 4.4 पर आइए। एंड एडजस्ट द एयर होल एट द बेस टू गेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लेम्स प्रेजेंस ऑफ स्मोक। कितनी प्यारी बात बताइए। आपने बर्नर देखा होगा, उस बर्नर को आपने कहा कि ये बर्नर ऐसा है, ठीक है। इस बर्नर पर यहां पर एक होल होता है, इस होल को आप क्या कर सकते हैं, इस पे एक नट बोल्ट लगा रहता है, नट लगा होता है, आप उसको क्या करिए,
बोल्ट लगा होता है, नट तो अलग है, उसको आप क्या करिए, ऐसे घुमा दीजिए, घुमा देंगे तो कस जाएगा, तो जो होल रहता है वो होल कम हो जाएगा। अगर उसको बोल्ट को आप घुमाएंगे तो वो पूरा चढ़ जाएगा उसके ऊपर, तो जो होल होता है एयर पास करने के लिए वो कम हो जाएगा। जब एयर कम पास होगी तो फ्लेम येलो हो जाएगा, जब एयर ज्यादा पास होगी तो फ्लेम ब्लू हो जाएगा। इसका मतलब ये फ्लेम का क्वेश्चन है। कहा गया कि जब एयर कम पास होगी तो फ्लेम येलो होगा, उस समय स्मोक ज्यादा होगा। एयर ज्यादा पास होगी, कंबसन कंप्लीट होगा, फ्लेम ब्लू होगा और हीटिंग अच्छी होगी। When do you get a yellow slooty flame? When do you get a blue flame? दोनों बात बता दिया। अगर आप उस बोल्ट को टाइट कर देते हैं, एयर कम जाएगी, एयर कम जाएगी तो जो फ्लेम बनेगा वो क्या होगा, येलो होगा, यानी कि इनकम्प्लीट कंबसन होगा। अगर एयर ज्यादा जाएगी, फ्लेम ब्लू बनेगा तो वह कंप्लीट कंबसन का केस होगा। ये ऐसे हम इसको पढ़ सकते हैं। एक्टिविटी 4.5 पर आइए। 4.5 क्या कहती है, टेक अबाउट 3 ml ऑफ एथेनॉल इन अ टेस्ट ट्यूब एंड वॉम इट जेंटली इन अ वाटर बाथ। बहुत ध्यान से सुनिएगा, अच्छा सवाल है। कहा यह गया कि आप क्या करेंगे, 3 ml एथेनॉल ले लीजिए, ठीक है। एथेनॉल मतलब CH3CH2OH। आपके लैब में ये प्रॉपर अमाउंट में पाया जाता है। एथाइल अल्कोहल आपको लेना है, कितना लेना है, 3 ml लेना है। Add a 5% solution of alkaline potassium permanganate drop by drop to this solution। आपको क्या करना है, आप उसमें पोटेशियम परमैंगनेट का सॉल्यूशन ड्रॉप बाय ड्रॉप धीरे धीरे करके आप उसमें डालेंगे। जब आप उसमें धीरे धीरे डालते हैं पोटेशियम परमैंगनेट का सॉल्यूशन, डज द कलर ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट परसिस्ट व्हेन इट इज एडेड इनिशियली। कहा यह गया कि क्या उसके कलर में शुरुआती दौर में कोई चेंज आता है। वाई डज द कलर ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट नॉट डिसअपीयर व्हेन एक्सेस इज एडेड। यानी अगर आप KMnO4 जो डाल रहे हैं उसको धीरे धीरे मिलाते जाएंगे और ज्यादा भी मिलाते हैं तो आपको कलर में किसी प्रकार का कोई चेंज क्यों नहीं दिखाई देता है। ये एक छोटा सा सवाल है, आइए एक रिएक्शन के माध्यम से समझते हैं। कहा यह गया CH3CH2OH है, ठीक है। ये एल्कलाइन KMnO4 की प्रेजेंस में CH3COOH में कन्वर्ट हो जाता है। ये क्या है, ये एथेनॉल है, ये क्या है, एसिड है। इसका मतलब यह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसे ऑक्सीडाइज करके क्या करता है, एसिड का फॉर्मेशन करा देता है। नीचे लिखा गया कि वी सी दैट सम सब्सटेंसेज आर कैपेबल ऑफ एडिंग ऑक्सीजन टू अदर्स, दीज सब्सटेंसेज आर नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट और एसिडाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट are oxidizing alcohol to acid, that is adding oxygen to the starting material, hence they are known as oxidizing agent। यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में बताया गया कि ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो ऑक्सीजन मिक्स करते हैं। जब उसमें ऑक्सीजन मिक्स करते हैं इसीलिए हम इसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के अंतर्गत यूज करते हैं या ट्रीट करते हैं, और इनके मिलाने पर किसी प्रकार से कोई चेंज नहीं होता। आगे कहा गया कि ऑक्सीडेशन रिएक्शंस इन द फर्स्ट चैप्टर, कार्बन कंपाउंड्स कैन बी इजीली ऑक्सीडाइज ऑन कंबसन। अगर आप कंबसन करेंगे तो भी ऑक्सीडेशन हो जाएगा। इन एडिशन टू दिस कंप्लीट ऑक्सीडेशन वी हैव रिएक्शंस इन विच अल्कोहल्स आर कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। यानी KMnO4 को डालने पर कलर में चेंजेस इसलिए नहीं होता कि अल्कोहल जो होता है ये यूज हो रहा है ना उसमें, और ये किस में कन्वर्ट होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होना शुरू कर देता है। इसके बाद हम अगली केस में जा रहे हैं बेटा, जहां पर हम आपको पढ़ाएंगे नेक्स्ट एक्टिविटी 4.6 में देखिए, टीचर्स डेमोन्स्ट्रेशन। बहुत जानदार एक्टिविटी है लेकिन इसे आप घर पर ना करें। क्यों ना करें, क्योंकि घर पर करने पर खतरा हो सकता है। ये एक्टिविटी आप लैब में कर सकते हैं लेकिन टीचर करके आपको दिखाएं, टीचर डेमोन्स्ट्रेट करे, ऐसा एक्टिविटी में लिखा गया है और हमने कई दफा ये एक्टिविटी कराई भी है, ठीक है। टीचर्स डेमोन्स्ट्रेशन में ये एक्टिविटी कितनी प्यारी है जरा समझिएगा। आपको क्या करना है, कहा गया कि चावल के दाने के बराबर यानी अनाज के दाने के बराबर आपको क्या करना है, सोडियम का एक छोटा सा कट पीस लेना है, टुकड़ा लेना है। उसको आप किस में मिलाएंगे, एथेनॉल में। एब्सोल्यूट अल्कोहल जो एथेनॉल है उसको 2-4 ml आप ले लीजिए, एक ट्यूब में ले लीजिए। आप ये एक्टिविटी नहीं करेंगे, फिर कहा जा रहा है किसको आप नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा हीट निकलती है और ये एक्सोथर्मिक केस है और यहां पर आपके स्वास्थ्य को नुकसान हो सकता है, इसलिए ये एक्टिविटी घर पर ना करें।
इसमें आपको बताया गया कि आप एक ट्यूब लेंगे, टेस्ट ट्यूब लेंगे, उस ट्यूब में थोड़ा सा एथेनॉल डाल लेंगे, एब्सोल्यूट अल्कोहल लेना है, उसमें चावल के दाने के बराबर यानी छोटा सा टुकड़ा एक सोडियम का लेना है, स्पैचुला की मदद से नाइफ से कट करके आपको टीचर प्रोवाइड करेगा। वह सोडियम का टुकड़ा आपको क्या करना है, उस एथेनॉल में डाल देना है। जैसे ही एथेनॉल के अंदर आप सोडियम का टुकड़ा डालते हैं वैसे ये रिएक्शन हो जाती है, यानी कि सोडियम एथॉक्साइड बन जाता है और साथ में H2 यानी हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। जब ऐसी सिनेरियो में हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी यानी H2 का रिमूवल होना शुरू करता है, तो जब हाइड्रोजन वहां से रिलीज होना शुरू करेगी यानी H2 बाहर निकलना शुरू करेगी, तो वह जो हाइड्रोजन गैस निकल रही है उसका साउंड कैसा होता है, पॉपअप साउंड होता है। और ये आपका पॉपअप साउंड का एक्सपेरिमेंट या केस हमने इसके पहले भी पढ़ा हुआ है कि अगर किसी एक्सपेरिमेंट या किसी प्रोसेस के दौरान हाइड्रोजन गैस का रिमूवल होता है तो जो साउंड जनरेट होती है यानी बर्निंग के दौरान वो साउंड क्या होती है, पॉपअप साउंड जनरेट होती है। ये बात हमें समझ में आ जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक्टिविटी 4.7 हम आपके साथ पढ़ते हैं। देखिए क्या कहा गया, कंपेयर द पीएच ऑफ डाइल्यूट एसिटिक एसिड, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूजिंग बोथ लिटमस पेपर एंड यूनिवर्सल इंडिकेटर। जैसा कि आप जानते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कि अगर एसिटिक एसिड आपको दे दिया जाए और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दोनों की पीएच को हमें कंपेयर करना है। दोनों की पीएच को हम कैसे कंपेयर करेंगे, लिटमस पेपर से कंपेयर करेंगे और यूनिवर्सल इंडिकेटर से कंपेयर करेंगे। हमने कहा कि अगर हम डाइल्यूट एसिटिक एसिड लेते हैं तो एसिटिक एसिड क्या है, एक वीक एसिड है, और जो हमारा HCl है वो क्या है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड के अंतर्गत आता है। लेकिन दोनों हमें डाइल्यूटेड फॉर्म में ही लेना है। डाइल्यूटेड फॉर्म का मतलब पानी मिला करके ही लेना है, और हम उसे कहते हैं कि क्या उसे हम लिटमस टेस्ट से उसकी स्ट्रेंथ को डिफाइन कर सकते हैं, कहें नहीं। लिटमस टेस्ट से करेंगे तो दोनों तो हमारा क्या होगा, ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर देगा, सिंपल सी बात है। डज द यूनिवर्सल इंडिकेटर शो देम एज इक्वली स्ट्रॉन्ग एसिड, नहीं ऐसा नहीं होगा। यूनिवर्सल इंडिकेटर से अगर हम टेस्ट करेंगे तो जो HCl होगा उसकी पीएच और जो एसिटिक एसिड होगा उसकी पीएच में डिफरेंस आएगा। कैसे पता करेंगे, कलर चेंज के थ्रू। यानी यूनिवर्सल इंडिकेटर जब आप डालेंगे तो डाइल्यूट HCl की पीएच में कलर जो आएगा वह थोड़ा सा ज्यादा डार्क आ सकता है, और इसमें क्या आएगा, उसमें लाइट आ सकता है। तो पीएच में कुछ इस प्रकार का चेंज आपको दिखाई देगा। यह एक्टिविटी 4.7 आपके सामने अभी हम लोग पढ़ रहे थे और मुझे उम्मीद है कि समाप्त है। एक्टिविटी 4.8 बहुत जानदार एक्टिविटी है और करिएगा, आपको अच्छा भी लगेगा। ये एग्जाम में भी पूछी जाती है क्योंकि यही स्टरीफिकेशन रिएक्शन। कहा गया टेक 1 ml एथेनॉल एब्सोल्यूट अल्कोहल एंड 1 ml ग्लेशियल एसिटिक एसिड, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, वॉमिट। अब जरा समझिएगा, अब कहा जाता है कि इसे गर्म भी करना है, तो एक बहुत प्यारी सी बात बताएगी। ये ट्यूब आपको दिखाई दे रही है, टेस्ट ट्यूब, इसमें आप थोड़ा सा क्या ले लेंगे, एथेनॉल डालेंगे। पहले एब्सोल्यूट अल्कोहल एथेनॉल डाल दिया, उसमें थोड़ा सा ग्लेशियल एसिटिक एसिड, थोड़ी सी एसिटिक एसिड मिला दीजिए। दोनों आप इक्वल प्रोपोर्शन में मिलाइए। अगर 2 ml आपने एथेनॉल लिया तो 2 ml ही एसिटिक एसिड भी मिला दीजिए। कहे फिर सर जी, कहे जब दोनों को मिला दोगे तो मिलाने के बाद आप ऐसे होल्डर में लगा कर रखिए, जैसे ये ट्यूब है ऐसे लगा कर रखा, उसके बाद आप इसे सूंघिए, थोड़ा सा स्मेल लीजिए। अगर आपको इसमें फ्रूटी स्मेल मिलती है तो ठीक है, वैसे मिलेगी नहीं शुरुआती दौर में। उसके बाद आपको एक बीकर लेना है, ठीक है। उस बीकर में आप डायरेक्ट भी इसे गर्म कर सकते थे ट्यूब को, लेकिन बॉइलिंग ट्यूब होती है तो टूटने की संभावना कम रहती है। टेस्ट ट्यूब के ब्रेक होने की क्लीवेज प्रॉपर्टी ज्यादा हो जाती है, यानी कि ये टूट जाती है। ऐसे में सोल्यूशन आपके ऊपर गर्म गिर जाएगा तो नुकसान हो सकता है, बर्नर का भी नुकसान हो सकता है। इसलिए हमें कोशिश ये रखनी चाहिए कि हम वाटर लेकर के, वाटर को हीट करके उसके माध्यम से इसको हीट करें। तो हम क्या करते हैं, एक बीकर लिया, ठीक है। और आप जानते हैं बीकर को बीकर क्यों कहते हैं, क्योंकि बीकर में बीक होती है। बीक क्या होती है, चोंचदार होती है, चोचहा टाइप का होता है, इसीलिए इसे हम बीकर कहते हैं। ये ट्यूब को आपने एक बीकर लिया, उस बीकर में थोड़ा पानी भर लिया। तो बेटा जब हम बीकर में पानी भर लिए तो उस पानी जो हमने लिया है उसमें इस ट्यूब को, जिसमें हमने H2, इसमें क्या क्या मिलाया है, थोड़ा सा एथेनॉल लिया, थोड़ा सा एसिटिक एसिड लिया और थोड़ा सा H2SO4, 1-2 बूंद H2SO4 भी डाल दिया। उसके बाद हम इसको इसमें ऐसे डिप कर देते हैं, यानी किसका मुंह खुला रहता है, इसको ऐसे डिप करते हैं
नीचे से हम इसको ट्राइपॉड स्टैंड वायर गॉज की मदद से इसको रखते हैं और यहाँ पर जब ये पानी गर्म हो जाएगा, खूब गर्म हो जाएगा पानी, तो ये क्या होगा, ये जो सोल्यूशन हमने ट्यूब में लेकर के इसमें डाला है वो सोल्यूशन भी गर्म हो जाएगा। जब वो सोल्यूशन गर्म होगा तो इससे वेपर्स निकलेंगे। हीट होने के बाद ये बॉईल होगा ना, ये सोल्यूशन बॉईल होगा तो उसी के माध्यम से ये बॉईल होगा। इसको डायरेक्ट इसलिए बॉईल नहीं किया क्योंकि इसको डायरेक्ट बॉईल कर देंगे ट्यूब टूट जाएगी। अच्छा ठीक है सर, यहां से जब ये सोल्यूशन बॉईल होगा, ये वाला बॉईल होगा तो ये भी बॉईल होगा, और ऐसी सिचुएशन में क्या निकलेगा, कुछ न कुछ निकलता है। और वो क्या निकलता है, फ्रूटी स्मेल, यानी कि यहां पर ईस्टर का फॉर्मेशन हो जाता है। यानी एथेनॉल और एसिटिक एसिड आपस में मिल करके ईस्टर बनाता है, ठीक है। और जब ईस्टर का फॉर्मेशन होता है तो जो ईस्टर होता है उसकी स्मेल क्या होती है, जब वो उबलेगा, उबलने पर दोनों मिक्स हो जाएंगे और मिक्स होंगे तो जो ईस्टर बनेगा उसकी स्मेल कैसी होती है, फ्रूटी स्मेल होती है। जैसे सेब को काट कर थोड़ी देर छोड़ दिया जाए, उसके बाद उस सेब के आसपास में बैठिए तो जो स्मेल आती है, या किसी बैग में सेब भरा हो, ठीक है, और वो बैग कहीं पड़ा हो, जब आप आसपास में बैठते हैं तो अपने आप समझ जाते हैं कतो सेब महकत हो, तो इसका मतलब क्या है कि उसकी फ्रूटी स्मेल से आपने डिटेक्शन कर लिया ना। तो सेम टू सेम आप जानिए कि जो ईस्टर होता है उसकी स्मेल फ्रूटी होती है, और इस ट्यूब को जब आप सूंघेंगे तो फ्रूटी स्मेल आएगी। बस सूंघने का तरीका सही हो कि ये ट्यूब है, ये ऊपर से खुली है, यहाँ से बाहर निकाला, नाक के पास लगाया, सीधा खींच लिया, फिर कभी कुछ नहीं खींच पाएंगे। इसलिए ट्यूब आप थोड़ा सा दूर रखें और आप हाथ से ऐसे करके अगर आप उसकी स्मेल लेते हैं तो आपको परफेक्ट स्मेल पता चल जाएगी। और अगर आपने ट्यूब को नाक में लगाकर जोर से खींच लिया तो ये पूरा सिर का पोर्शन आपका चढ़ जाएगा, और उसके बाद फिर आप काफ़ी समय लगेगा, 1-2 दिन बाद फिर थोड़ा सा अच्छा फील करेंगे। और फिर किसी चीज़ को सूंघने से पहले आप जरूर ध्यान रखेंगे। और मुझे उम्मीद है कि ये रिएक्शन आपको पता होगी। ये रिएक्शन कौन सी बेटा, एसिटिक एसिड है, ये एथेनॉल है, इन दोनों को मिलाया, ये क्या बन गया, ईस्टर बन गया, और ये वाटर है। ईस्टर का जो स्मेल होता है वो कैसा होता है, फ्रूटी स्मेल होती है, और आप जानते हैं इसका यूज फ्लेवरिंग एजेंट के रूप में किया जाता है। देखिए 4.9 एक्टिविटी क्या कहती है, ये कहती है कि सेट अप द apparatus as shown in chapter 2 एक्टिविटी 2.5। एक्टिविटी 2.5 में एक बार ऐसा आपने किया था। अच्छा ये क्या कहते हैं, ये बड़े प्यारे लोग हैं। अच्छा इन्होंने ये कहा कि अगर हम सोडियम कार्बोनेट का टेस्ट CH3COOH के साथ कराएं। आपको पता है मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट को जब एसिड के साथ ट्रीट करते हैं तो सॉल्ट बनता है, वाटर बनता है और CO2 गैस बाहर निकलती है। सॉल्ट बनता है, वाटर बनता है और CO2 गैस बाहर निकलती है। आइए आपके सामने एक छोटे से सवाल के साथ शुरू करते हैं। ये क्या है, ये सोडियम कार्बोनेट है, ये क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट है। इसको जब आप एसिड में मिलाओगे तो एसिड का मतलब CH3COOH में मिलाओगे, जब एसिड में मिलाओगे तो ये CH3COO Na+ बन गया, H2O बना, CO2 बना। यहां से गैस कौन रिलीज हो रही, CO2। CO2 को क्या कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। इसको पास कहां कराएंगे, लाइम वाटर में। लाइम वाटर का फॉर्मूला CaOH का होल ट्वाइस होता है। लाइम वाटर के सोल्यूशन में जब ये CO2 गैस पास होती है तो कैसा हो जाता है, लाइम वाटर मिल्की हो जाता है, और मिल्की हो जाता है थोड़ी देर और पास करा दोगे तो कलरलेस हो जाएगा, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट नीचे की तरफ जाकर बैठ जाएगा। यह टेस्ट आपको दोबारा 4.9 में फिर से बताया गया कि अगर आप एसिटिक एसिड के साथ सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट का रिएक्शन कराएंगे, ऐसी केस में सॉल्ट, वाटर और CO2 पाएंगे। जो CO2 गैस बाहर इसमें से निकलेगी उसको आप लाइम वाटर से पास कराएंगे। इस टेस्ट को लाइम वाटर टेस्ट के नाम से जाना जाता है। जब लाइम वाटर से पास कराएंगे, लाइम वाटर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन होता है। लाइम वाटर से पास कराने पर लाइम वाटर का कलर पहले क्या होता है, मिल्की होता है, थोड़ा ज्यादा पास कराएंगे तो कलरलेस हो जाएगा। इस प्रकार से यह लाइम वाटर टेस्ट आपको पढ़ाया जाएगा। और इस रिएक्शन से हमें यह पता चलती है कि जो गैस CO2 निकली वो CO2 क्या है, वो गैस अगर जाकर वहां मिल्की की फिर कलरलेस हो गई, इसका मतलब जो गैसिया निकलत रही वो कौन गैस रही भैया, CO2 रही, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड वहां से रिलीज हुई थी। अब चलिए एक्टिविटी 4.10 की तरफ पढ़ते हैं। 4.10 या 10th एक्टिविटी जो आपके सामने दिखाई दे रही है, 10वीं एक्टिविटी हमारी है, और ये सोप एंड डिटर्जेंट पर बेस्ड एक्टिविटी है। अच्छा एक खास सवाल ये है कि जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं वो ध्यान रखें कि सोप एंड डिटर्जेंट में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है मिसेल फॉर्मेशन, जो ये इधर बना है। सोप एंड डिटर्जेंट से कोई क्वेश्चन आता है, अगर आप उसमें ज्ञान की बातें लिखेंगे तो नंबर कट जाएगा। सोप एंड डिटर्जेंट से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें आप सिंपल सा लिखेंगे हाइड्रोफोबिक बिहेवियर, हाइड्रोफिलिक बिहेवियर, ठीक है, कैसे कोई ऑयल या ग्रीस पर अटैक करता है सोप, और किस प्रकार से वो मिसल फॉर्म करके इम्प्योरिटी को बाहर लेकर चला जाता है। ये आपका सोप एंड डिटर्जेंट का प्रोसेस है। आइए, टेक अबाउट 10 ml ऑफ वाटर ईच इन 2 टेस्ट ट्यूब, एड अ ड्रॉप ऑफ ऑयल टू बोथ द टेस्ट ट्यूब एंड लेवल देम एज A and B। आपको क्या करना है, 10 ml वाटर लेना है
और 2 टेस्ट ट्यूब में आपको रख देना है। एक टेस्ट ट्यूब में 10 ml, दूसरे में 10 ml। उसके बाद कहा गया क्या, ऐड अ ड्रॉप ऑफ ऑयल, यानी कि 1 चम्मच आप तेल मिलाएंगे, ठीक है, कुकिंग ऑयल टू बोथ द टेस्ट ट्यूब एंड लेवल देम एज ए एंड बी। ये आपको बताया जा रहा है कि हम कैसे क्या चीज प्रिपेयर करेंगे और सेपरेशन का प्रोसेस क्या होगा, जरा समझिए। आपको 2 ट्यूब लेना है, एक ट्यूब ए ले लो, एक बी, मार्कर से ए और बी उसमें मेंशन कर दो। उसमें 10 ml पानी पहले ट्यूब में, 10 ml पानी दूसरे ट्यूब में रख देना है। उसके बाद कहा गया एक ढक्कन, 1 बूंद तेल पहली ट्यूब में, 1 बूंद तेल दूसरी ट्यूब में डाल देना है। अच्छा ठीक है। टू टेस्ट ट्यूब बी एड अ फ्यू ड्रॉप ऑफ सोप सोल्यूशन। जो बी आपकी टेस्ट ट्यूब है, बी वाली, ए ये थी, बी ये थी, बी वाले में आप साबुन का सोल्यूशन थोड़ा सा ऐड करेंगे, 1-2 बूंद आप उसमें मिला देंगे। नाउ सेक बोथ द टेस्ट ट्यूब्स वाइग्रोसली फॉर द सेम पीरियड ऑफ टाइम। अब आपको जो टेस्ट ट्यूब ए है उसको भी क्या करना है, घोल बनाना है। जो टेस्ट ट्यूब बी है उसको भी क्या करना है, घोल बनाना है। टेस्ट ट्यूब बी में वाटर है, सोप सॉल्यूशन है, तेल की बूंद है। वाटर है, सोप सॉल्यूशन है, तेल की बूंद है, लेकिन कैसे, किस रिस्पेक्ट में, पहले पानी है, फिर तेल है, फिर साबुन का सॉल्यूशन है, ठीक है। अब ऐसी सिचुएशन में कहा यह गया कि जब हमने इन दोनों को इस प्रकार से मिला दिया, पानी, तेल और सोप सॉल्यूशन, हमने कहा कि जब ऐसा हमने किया है तो एक में हमने साबुन डाला है और एक में नहीं डाला है। फिर से सुनिए, एक ट्यूब पहली है, एक ट्यूब दूसरी है, इसमें 10 ml पानी, इसमें 10 ml पानी, इसमें 1 बूंद तेल, इसमें 1 बूंद तेल, इसमें हमने थोड़ा सा सोप सॉल्यूशन डाला, इसमें नहीं डाला। इस वाले को हम खूब जोर से झकझोर देते हैं, इसको भी खूब जोर से झकझोर दिया ट्यूब को। जब इसको झकझोरा तो क्या हुआ, इसको झकझोरेंगे तो क्या होगा, दोनों को जरा गौर से सुनिएगा। कहते हैं कि नाउ सेक बोथ द टेस्ट ट्यूब वाइग्रोसली फॉर द सेम पीरियड ऑफ टाइम, कैन यू सी द ऑयल एंड वाटर लेयर सेपरेटली इन बोथ द टेस्ट ट्यूब इमीडिएटली आफ्टर यू स्टॉप सेकिंग them. Leave the test tube undisturbed for some time and observe. Does the oil layer separate out? In which test tube does this happen first? अब ये एक क्वेश्चन दिया गया आपको, अगर आप ऐसा करते हैं तो होगा क्या। जैसे आपके पास 2 ट्यूब दी गई थी, दोनों ट्यूब में एक में हमने तेल, पानी और सोडा तीनों लिया था और एक में तेल पानी लिया था। ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि जो सोप सॉल्यूशन वाली ट्यूब होगी उसको जब आप मिक्स करते हो तो जो ऑयल होगा वह सोप के साथ रिएक्शन करेगा, ठीक है, तो उसमें ऑयल की लेयर देर में सेपरेट होगी। और जो पानी वाला है, क्योंकि इसमें हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफोबिक पोर्शन है, तो इसमें क्या होगा, इसमें सेपरेशन जल्दी हो जाएगा, इसमें लेयर का फॉर्मेशन जल्दी बनेगा। सोप सॉल्यूशन में लेयर का फॉर्मेशन देर में बनेगा, क्योंकि साबुन उस ऑयल के साथ रिएक्शन करने का प्रयास करता है, जिसकी वजह से वह ऑयल छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक हो जाएगा, जिसकी वजह से ऑयल के सारे पार्ट एक दूसरे के पास आने में टाइम लेंगे। जब आप थोड़ी देर उसे रखेंगे तब जाकर सोप सॉल्यूशन में वो लेयर पुनः दिखाई देगी, लेकिन इसमें तुरंत बन जाएगी जिसमें आपने साबुन नहीं मिलाया था। ये पूरा का पूरा पोर्शन था। अब इसके बाद हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। मिसेल फॉर्मेशन के बारे में आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, हेड और टेल क्या होता है, कैसे पाया जाता है। एक्टिविटी 4.11 में आइए। टेक अबाउट 10 ml ऑफ डिस्टिल्ड वाटर एंड 10 ml ऑफ हार्ड वाटर इन सेपरेट टेस्ट ट्यूब। आपको एक ट्यूब में डिस्टिल्ड वाटर लेना है, ठीक है, जिसमें आयंस नहीं है। एक टेस्ट ट्यूब में आपको क्या करना है, हार्ड वाटर लेना है, जिसमें खूब ढेर सारे आयन हैं, ठीक है, जो पानी पीने योग्य ना हो। ऐड अ कपल ऑफ ड्रॉप्स ऑफ सोप सॉल्यूशन टू बोथ। Shake the test tube vigorously for an equal period of time and observe the amount of foam formed. बहुत प्यारा क्वेश्चन है। कहें एक में डिस्टिल्ड वाटर ले लिया टेस्ट ट्यूब में और एक में आप क्या लेंगे, बारिश का पानी ले लिया, रेन वाटर, या हार्ड वाटर आपने ले लिया। एक में हार्ड वाटर लिया, एक में डिस्टिल्ड वाटर लिया, दोनों में साबुन डाल दिया, दोनों को झाग बनाया, मतलब खूब जोर से झकझोर दिया, हिलाया, मिक्स किया। तो आपसे कहा जा रहा है फोम किस में ज्यादा बनेगा। फोम जो सॉफ्ट वाटर है यानी जो डिस्टिल्ड वाटर है उसमें सबसे ज्यादा झाग बनेगा, और जो हार्ड वाटर है उसमें झाग कब बनेगा। क्यों? क्योंकि हार्ड वाटर में वह रिएक्शन करेगा आयंस के साथ, लेकिन जो इधर है इधर ऐसा कुछ नहीं होगा, इसमें
फोम सबसे ज़्यादा बनेगा। इसीलिए लोग कहते हैं कि अगर आरओ के पानी से या डिस्टिल्ड वाटर से कपड़े धुले जाए या नहाया जाए तो आदमी तुरंत एकदम चमचमा जाएगा। लेकिन अगर कोई हार्ड वाटर से कपड़े धुलता है तो हमें सर्फ की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जो सर्फ एक्सेल होता है या जो पाउडर होता है, निरमा, घड़ी, सोडा, जो भी आप कहते हैं, वो क्या करता है, वह हार्ड वाटर को पहले सॉफ्ट में कन्वर्ट करता है, फिर फोम देता है। लेकिन इधर वाले में तुरंत फोम बन जाएगा, क्योंकि उसमें किसी प्रकार की हार्डनेस या आयंस की प्रेजेंस नहीं है। कहा यह गया कि इन विच टेस्ट ट्यूब डू यू गेट मोर फोम, इन विच टेस्ट ट्यूब डू यू ऑब्जर्व व्हाइट कर्डी प्रेसिपिटेट। कहा गया कि व्हाइट कर्डी मतलब दही जैसा पीपीटी किस में मिलेगा, हार्ड वाटर में, क्योंकि हार्ड वाटर में जब सोप आपने डाला, वह डिजॉल्व हुआ तो नीचे एक पीपीटी बन जाता है, कर्डी पीपीटी आता है, प्रेसिपिटेट बनता है, और उसी का नाम स्कम होता है। यानी कि हार्ड वाटर जो होगा उसमें स्कम का फॉर्मेशन होगा। ये एक केस बताइए। If hard water is not available in your locality, prepare some hard water by dissolving hydrogen carbonate, sulfate, chloride और कैल्शियम और मैग्नीशियम इन वाटर। देखिए कितनी प्यारी बात बताया कि मान लीजिए कि अगर आपके लैब में हार्ड वाटर नहीं है तो हार्ड वाटर में क्या पाया जाता है, सल्फेट और क्लोराइड एनायन प्रेजेंट होते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम का आयन प्रेजेंट होता है। सल्फेट और क्लोराइड एनायन के रूप में, कैल्शियम मैग्नीशियम कैटायन के रूप में प्रेजेंट होते हैं। तो आप कर सकते हैं। टेक 2 टेस्ट ट्यूब with about 10 ml of hard water in each. Add 5 drops of soap solution to one and 5 drops of detergent solution to the other. Snack both the test tube for the same period. Do both test tube have the same amount of foam? गलत। कहा गया किसमें किसमें कर्डी सॉलिड फॉर्म होगा। जरा सुनिए, एक में आपने साबुन डाल दिया, एक में आपने क्या किया, डिटर्जेंट डाला। तो डिटर्जेंट हार्ड वाटर के साथ रिएक्शन करता है, साबुन हार्ड वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। और डिटर्जेंट जब हार्ड वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो स्कम का फॉर्मेशन करेगा, उसमें पीपीटी बनेगी, ठीक है, प्रेसिपिटेट मिलेगा। सोप वाले में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि साबुन हार्ड वाटर के साथ बहुत स्लो रिएक्शन करता है, डिटर्जेंट हार्ड वाटर के साथ फास्ट रिएक्शन करता है और वह उसकी हार्डनेस को भी खत्म कर देता है। यानी परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने का काम भी डिटर्जेंट का है, और स्कम का फॉर्मेशन भी डिटर्जेंट में ही होगा, और फोम भी डिटर्जेंट में ही बनेगा, इधर वाले में ऐसा नहीं होगा। इसी के साथ मुझे लगता है कि आपकी सारी एक्टिविटी समाप्त होती है और हम लोग अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। जो हमारी उम्मीदें थी कि एक्टिविटी हम सारी डिस्कस करेंगे, वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है और हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आपको ये एक्टिविटी सीरीज बड़ी ही जानदार समझ में आई होगी। इस एक्टिविटी सीरीज में जितनी भी बात आज की क्लास में हमसे आपके थ्रू हुई, वह बातचीत या हमारे थ्रू आपके द्वारा आप तक पहुंचाई गई, ये सारी बातचीत बेहद ही सराहनीय होगी, इस बात का हम उम्मीद करते हैं। और मुझे उम्मीद है कि हम आपके इस बोर्ड एग्जाम में आपकी प्रिपरेशन में एक विशेष योगदान प्रोवाइड करेंगे, देंगे, और वो विशेष योगदान अगली जो आपको कड़ी में मिलने वाला है वह एनसीईआरटी की एक्सरसाइज सीरीज से। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज सीरीज आने वाले कुछ ही दिनों में हम आपसे फिर डिस्कस करेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी बहुत ही जरूरी है, बहुत ही खास है। एक्टिविटी के साथ साथ अब एक्सरसाइज पर भी होगा काम, और इन्हीं प्रोसेस के थ्रू आएगा आपका अच्छा रिजल्ट और आपके नाम में भी होगा नया नाम। तो बिल्कुल निश्चिंत होकर के पढ़ाई करते रहें, और अगर अभी भी आपको किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप इस YouTube चैनल पर कमेंट करके या मुझसे डायरेक्टली मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर मैसेज करके, कॉल करके मुझसे डिस्कस कर सकते हैं और अपनी सभी समस्याओं का सुझाव प्राप्त कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बातें बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। अगर आपको ये सारी बात बिल्कुल बेहतरीन तरीके से समझ में आ रही हो तो बेटा निश्चिंत होकर पढ़ाई पर फोकस कर लीजिए, मन लगा करके पढ़िए और एनसीईआरटी को प्रेफरेंस दीजिए। एग्जाम बहुत करीब है, लापरवाही किसी प्रकार से ना होने पाए इसका भी आपको ध्यान रखना होगा। अगर एग्जाम करीब हो गया है, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो अभी तक में पीवाईक्यू नहीं लगाए हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अभी तक सैंपल पेपर सॉल्व नहीं किए हैं। जो बच्चे सैंपल पेपर नहीं लगाए हैं उन सभी बच्चों से अनुरोध है बेटा कि आप सैंपल पेपर जरूर लगाइए, जिससे कि आपको टाइम का मैनेजमेंट, एक्यूरेसी और साथ ही साथ आप कितना अच्छा लिख पा रहे हैं, राइटिंग स्किल, इन सभी पर आप काम कर सकें और एक अच्छे रिजल्ट तक पहुंच सकें, जिससे कि आप अपना, अपने परिवार के, अपने माता पिता का और साथ साथ
हमारा भी नाम कर सके। और मुझे बड़ी खुशी होगी अगर आप मेहनत से पढ़ाई कर रहे होंगे। किसी प्रकार की समस्या हो रही बेटा, जैसे कुछ बच्चों का कहना था कि वो असर्शन रीजन में फंस जा रहे हैं, कुछ लोग केस बेस्ड स्टडी के क्वेश्चंस में उनके मार्क्स कट रहे हैं, तो अगर ऐसी किसी प्रकार की आप प्रॉब्लम से जूझ रहे हो तो आप जरूर सुझाव के लिए हमें याद कर सकते हैं, और मुझसे जो भी हो सकेगा वो हम आपके लिए करने के लिए तैयार हैं। लेकिन एनसीईआरटी ज़रूर पढ़ें, एनसीईआरटी आपके लिए बहुत प्लस पॉइंट है। बिना एनसीईआरटी के एग्ज़ाम नहीं देने जाएं। एनसीईआरटी में अभी आपके पास समय है, 1 महीने का टाइम है, और इस 1 महीने में एनसीईआरटी में जो भी खास चीज़ें हैं लगभग हम सब आपको बता देंगे। अभी लाइन टू लाइन भी एक बार हम डिस्कस कर लेंगे एनसीईआरटी की, कहीं कोई लाइन से कोई क्वेश्चन आने वाला हो और आपसे छूट ना जाए, तो इन सभी पर भी बातचीत करेंगे। और लेकिन आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए और पढ़ाई पर फोकस बना कर रखिए, जिससे फिर हम मिलें तो एक अच्छी खुशखबरी के साथ। और फिर हम नेक्स्ट क्लास में एक नई सीरीज लेकर आ रहे हैं आपके सामने, उसका नाम है एनसीईआरटी एक्सरसाइज सीरीज। तो एनसीईआरटी एक्सरसाइज सीरीज में हम फिर आपका स्वागत करने के लिए तैयार हैं, और आप इसी प्रकार से जुड़े रहे। चारों सीरीज इसे पढ़िए, कंठस्थ सीरीज पढ़िए, और इनटेक्स्ट क्वेश्चंस हम पहले भी पढ़ा चुके हैं, और साथ साथ वन शॉट्स भी हैं। तो आप सभी चीजों को पढ़ करके अच्छे से तैयारी कीजिए। आज के लिए फिलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे नई क्लास में नई सीरीज के साथ, नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। टुडे क्लास इज ओवर। थैंक यू।